हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AIEEE 2008 का पेपर। इससे पहले टोटल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हमने देखा था कि वो 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। हमने ये भी देखा था कि 2008 में टोटल 35 क्वेश्चन आए थे पर सब्जेक्ट। अब 35 क्वेश्चन अगर आएंगे और 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा, थोड़ा सा तो लेवल ईजी रहेगा। लेकिन जब इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतने भी आसान क्वेश्चन नहीं थे जो कि सारे मुंह से ही सॉल्व हो जाए, जैसे कि पार्ट 1 में सॉल्व हो रहे थे। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी थे। तो हमारा काम क्या होता है एग्जाम में यार? हमारा काम यही होता है कि जो भी एग्जाम में सेलेक्टिव क्वेश्चन है, डेट इज इजी क्वेश्चन है, उसको पहले छांट छांट के सॉल्व करना। क्योंकि इजी क्वेश्चन भी तुम्हें उतना ही मार्क्स देकर जाएगा, टफ क्वेश्चन भी तुम्हें उतना ही मार्क्स देकर जाएगा। क्यों ना मैं पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करूं। मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, उससे मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टेंशन है, या तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हुआ तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो जाए क्योंकि सिली मिस्टेक हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। एंड अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो यार तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर तो 100% मार्क्स लाओ, मचा दो फिर। चलो, तो यार वीडियो में बने रहना। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे उसको सबसे पहले तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। जब खुद से सॉल्व करोगे तब जाके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, है ना। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो तुम जब जेई मेंस में जाके बैठोगे तुम मचा दोगे। चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है, देखना ध्यान से। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है यार। बोला है भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके दिखा दो। जहां पे मैं ये तुम्हें कंडीशन दे रहा हूं, ये कंडीशन क्यों दे रहा हूं तुम बताओ। ये कंडीशन इसलिए दे रहा हूं ताकि x की वैल्यू जब 1 हो तो तुम y की वैल्यू 1 पुट करो। एंड ये पुट करने के बाद तुम क्या निकाल लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल लो। उसके पहले तुम इंटीग्रेशन कर तो पाओ पहले। अब इंटीग्रेशन करने के लिए बैठे, डिफरेंशियल इक्वेशन आया है। डिफरेंशियल इक्वेशन आया है तो कुछ कुछ होता है। क्या क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल होता है, होमोजीनियस होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मोस्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। वेरिएबल सेपरेबल है क्या? नो, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है एक्स एंड वाई को हम लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे। देन होमोजीनियस है क्या? यस। ऊपर का डिग्री कितना है? 1। नीचे का डिग्री कितना है? 1। होमोजीनियस तो हो जाएगा। अगर मैं x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो y अपन एक्स को v ले लूंगा, काम बन जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? यस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। dy बाई डी एक्स, एक्स अपन एक्स को 1 लिखो, y अपन एक्स। या तो इसको अब तुम होमोजीनियस डेट इज y अपन एक्स को अज्यूम करो v, डेट इज y इज इक्वल टू v एक्स अज्यूम करो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, dv अपॉन dx में एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो जो कि वेरिएबल सेपरेबल होगा। या फिर दूसरा मेथड कैन बी, इसको बना लो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डेट इज दिस। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बन ही गया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना मेरे लिए बहुत ही आसान है। ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, डेट इज ई टू द पावर माइनस एल एन एक्स, डेट इज ई टू द पावर एल एन 1 बाई एक्स, डेट इज 1 अपॉन एक्स। तो फाइनली मैं सॉल्यूशन जब लिखने जाऊंगा तो आई विल से y मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली वी विल गेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स प्लस सी। सी निकालने के लिए x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो दिस साइड 1 आ जाएगा। एल एन 1 जीरो होता है तो सी, तो सी की वैल्यू अल्टीमेटली 1 आ गई। जब सी की वैल्यू 1 आ ही चुकी है भैया तो आंसर आ गया हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x को, यू विल गेट y इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर 4। तो भाई बच्चा वाला क्वेश्चन था, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। मैंने बोला ना 10 बार क्वेश्चन आएगा तो 7-8 बार क्वेश्चन किससे आएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स का है। अब ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, जेई मेंस में ही आता है। स्टैटिस्टिक्स हो गया एंड मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ जाते हैं, हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आ जाते हैं अब तो। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो जाके भाई पढ़ लो। मेरे होम पेज पे जाना, वहाँ पे जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, पहले जेई एडवांस आएगा, फिर जेई मेंस आएगा, फिर फाउंडेशन बिल्डर आएगा। उसके नीचे तुम्हें दिखेगा एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस सेक्शन। उस सेक्शन में मैंने ऑलरेडी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रखा है।
मैथमेटिकल रीजनिंग को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है, वेन डायग्राम से, ना ही ट्रूथ टेबल से, ठीक है। एंड स्टेटिस्टिक्स पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया, हर टाइप के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो यार चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, द मीन ऑफ द नंबर दिस दिस दिस। अब भाई 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर दिले बा, उनका मीन दिले बा 6, एंड उनका वेरिएंस दिया हुआ है 6.80। देन ए एंड बी की वैल्यू कितनी है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, खाली तुम्हें पूछ रहा है कि भाई मीन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें पता भी है? अगर पता है तो लगा को बता दो आंसर। मैं बोलूंगा a प्लस बी प्लस 8 + 5 + 10 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 6, है कि नहीं? रुको एक सेकेंड, फॉर्मूला लगा दिया। यहां से मुझे पता चला कि a प्लस बी 8 + 5 कितना होता है? 13। 13 + 10 कितना होता है? 23। ये है टोटल 23। 6 × 5 30, 30 - 23 7। a प्लस बी इज इक्वल टू 7 होगा। देख लो, इन दोनों का भी सम 7, इन दोनों का भी सम 7, इन दोनों का भी सम 7, इन दोनों का भी सम 7। बहुत चालाक है जेईई मेंस वाले, एक भी ऑप्शन नहीं एलिमिनेट हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 से। दिस मीन्स वो चाहते हैं कि तुम वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ। अब लगा ही देते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है, समेसन एक्स आई माइनस, या फिर समेसन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस, है ना। अभी देखो, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर ही तो वेरिएंस होता है, सिग्मा स्क्वायर ही तो दिया हुआ है 6.80। अच्छा, तो समेसन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये वाला करने से ज़्यादा चल लंबा जा रहा है क्या? 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय एन, एन इज 5 माइनस म्यू का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 6.80। 36 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? 36 + 6 42, 42.80, 42.80, 42.80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया बाय 100, 0 0 5 2 ना 10, 2 1 4, 214 आ गया। और यहाँ कितना आ रहा है देखो, 25 + 64, 5 4 9, 6 2 8, 89 आ गया, है ना। 89 + 1 189 आ गया। तो 214 माइनस 189, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 10 10, है ना। तो 10 में से 8 गया 2, तो हो गया ना 25 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ए की वैल्यू यहाँ से 7 - बी लिखूं एंड इधर पुट कर दूं, तो आई विल गेट 7 - बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। या फिर मैं ऑप्शन से चेक करूँ, क्या इन दोनों का स्क्वायर 25 के बराबर है? नहीं, 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों का स्क्वायर भी 25 के बराबर नहीं है, इन दोनों का स्क्वायर 25 के बराबर है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, इन दोनों का स्क्वायर भी नहीं है। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। यार वेरिएंस का ये फॉर्मूला एक होता है, एक और फॉर्मूला होता है जो बेसिक है, डेट इज समेसन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तुम ये भी लगा सकते थे, इसको भी लगाओगे अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। मैंने ये लगा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बहुत ही आसानी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द वेक्टर दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ दिस वेक्टर। देखो जैसे ये लाइन पढ़ते हैं ना बच्चे, उनको समझ में आता है यार डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दो, इन तीनों का डिटर्मिनेंट लेके 0 कर दो। सही बात है, अगर कोप्लेनर है 3 वेक्टर तो डिटर्मिनेंट उसका 0 हो जाएगा, लेकिन उससे अल्फा एंड बीटा में एक रिलेशन आएगा, मुझे अल्फा बीटा दोनों चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी। मतलब ये जो वेक्टर है ये इसके प्लेन पे तो है ही, साथ में इन दोनों के बीच का जो एंगल है, लेट से बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, तो इन दोनों का जो बीच का एंगल है ना उसको ये बाइसेक्ट भी करता है ये वेक्टर। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। देन अल्फा एंड बीटा की वैल्यू बताओ। तो मैं इस कंडीशन को ही यूज कर लेता हूं, उससे बहुत इजी पड़ जाएगा। अगर बी वेक्टर का बी कैप निकाल लूं
सी वेक्टर का मैं सी कैप निकाल लूँ तो बाइसेक्टर जो होगा बी कैप एंड सी कैप का, सिंस ये दोनों वन लेंथ मतलब यूनिट वेक्टर हो गए, तो उनका जो डायरेक्टली मतलब ये बाइसेक्टर होगा वो होगा बी कैप प्लस सी कैप। ओके, तो ये बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर बी कैप प्लस सी कैप, उसमें कुछ लैम्डा एक मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो वही वेक्टर तो ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। बी कैप प्लस सी कैप एक बाइसेक्टर आ गया, उसमें मैंने कुछ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई की, क्योंकि डायरेक्शन तो मुझे पता चल चुका है, कुछ मैग्नीट्यूड में ही डिफरेंस होगा, तो उसमें एक कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया तो ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा, खत्म। ए वेक्टर इज अल्फा आई कैप 2 जे कैप बीटा के कैप is equal to lambda times b cap plus c cap. b cap is I cap plus j cap divided by √2 plus j cap plus k cap divided by √2. तो यहाँ से अगर I can see lambda upon √2 आएगा, I cap plus 2j cap plus k cap आ गया। सो यहाँ से I can say alpha will be lambda upon √2, 2 is equal to 2 लैम्डा अपॉन √2। सो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू √2 आ गया, वाह। एंड बीटा इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन √2। सो अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू तो 1 के बराबर आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 4। मुझे डिटर्मिनेंट लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, मैंने छोटा सा एक बेसिक फंडा लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, फिर से वेक्टर्स इन 3D का है। बोला है द नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी आर रिलेटेड बाय ए इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर, सी इज इक्वल टू माइनस सी बी। मतलब बेसिकली एक बी वेक्टर कॉमन है, ए वेक्टर 8 गुना ऑफ दिस है एंड सी वेक्टर माइनस के साथ है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर इज माइनस 7 गुना ऑफ बी वेक्टर। अब पूछा द एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर, तो डायरेक्टली दिख रहा है ये इधर 180 डिग्री। या तो ऐसे कर लो, नहीं तुम ऐसे कर लो, ए डॉट सी वैक्टर निकाल लो, वहाँ से आ जाएगा मॉड ए मॉड सी, वहाँ से भी तुम्हें पता चलेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, डेट इज पाई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है एंड अच्छा भी है। तो बोला गया लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन एट द पॉइंट दिस देन। तो बेसिकली इसके थ्रू पास करने वाली लाइन कौन है, तो मैं बोलूँगा 2 पॉइंट के थ्रू पास करने वाला लाइन, x-5 ले लो, 5-3 2 ले लो, x-1 ले लो, 1-b ले लो। x क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ y होगा ना बाबला मन, z-a और इधर a-1 ले लो, ये लाइन होगा परफेक्टली, है ना। अब इस लाइन को लैम्डा से इक्वेट कर दो, इस लाइन को लैम्डा से इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 5, y की वैल्यू आ गई 1-b टाइम्स लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू आ गई a-1 इंटू लैम्डा प्लस ए। अच्छा, अब बोला गया है अगर इस लाइन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट होगा वो ये होगा, एंड इफ दिस इज पासिंग थ्रू वाई जेड प्लेन, इसका मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस टाइम पे जो लैम्डा होगा वही आंसर आएगा। तो उस टाइम पे लैम्डा कितना होगा, तो आई कैन से 2 लैम्डा प्लस 5 की वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -5/2। सो y की वैल्यू इधर 17/2, 1-b, लैम्डा की वैल्यू -5/2 प्लस 1। तो यहाँ 17/2 -1 डेट इज 15/2 इज इक्वल टू -5/2 इंटू 1-b, 5 3 जा 2 से 2 कट गया, -3 इज इक्वल टू 1-b, सो b इज इक्वल टू 1 + 3, b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर है। ए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए कैसे कैलकुलेट करना है, -13/2 इज इक्वल टू a-1 मल्टीप्लाइड बाई -5/2 प्लस ए। यहाँ से ए कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। और ये क्वेश्चन यार इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जेई में, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद ही होना चाहिए। 2 लाइन्स गिवन है एंड बोला है दोनों लाइन्स आर कोप्लेनर और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस मीन्स वो एक ही प्लेन पे है तभी इंटरसेक्ट करेंगे। अगर अलग अलग प्लेन पे होंगे तो इंटरसेक्शन की तो बात ही नहीं आएगी, इस प्लेन पे कोई और लाइन है, दूसरा प्लेन पे कोई और लाइन है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस मीन्स दे आर कोप्लेनर। देन द इंटीजर के, अगर लाइन कोप्लेनर है तो वेक्टर
K2 3 इसका डायरेक्शन वेक्टर लिख लिया, उसका डायरेक्शन वेक्टर 3K2 एंड A माइनस सी वेक्टर डेट इज A माइनस सी डॉट B क्रॉस D हम लोग कर रहे हैं ना, B इसका डायरेक्शन वेक्टर, D इसका डायरेक्शन वेक्टर, A माइनस सी मतलब ये पॉइंट जो 1 2 3 उस पे पॉइंट है 2 3 1। सो वेक्टर ले लो कोई 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 1 माइनस 3 माइनस 2, ये डिटर्मिनेंट 0 से इक्वेट कर दो। सो दिस विल बी K माइनस 2K माइनस 2 माइनस 2, सो माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3, सो 3 माइनस K इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई कैन से माइनस 2K स्क्वायर माइनस 2K, ठीक है, माइनस 8 तो प्लस 16 प्लस 9 माइनस 3K इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई विल गेट माइनस 2K स्क्वायर माइनस 5K प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और आई कैन से 2K स्क्वायर प्लस 5K माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट इज B स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 24 4 जा 200 ये आ गया, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब K की दो वैल्यू आएगी। देन द इंटीजर K पूछ ही लिया है भाई, K कितना है बताओ। तो ये D आ गया 225 तो माइनस B प्लस और माइनस रूट अंडर 225 15 डिवाइड बाई 2 डेट इज 4, तो माइनस 20/4 डेट इज माइनस 5 एक आया, एंड दिस इज 10/4 डेट इज 5/2 आया। So minus 5 is the integer. Integral value of K is minus 5. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अब सिलेबस में भी नहीं रहा, ठीक है। कौन से चैप्टर का है? मैथमेटिकल इंडक्शन का, लेकिन बिना उसके भी सॉल्व किया जा सकता है दिमाग से। हमारे पास दिमाग है क्या? हाँ है ना? नहीं, हमें तो लग रहा था नहीं है। होगा, चेक करो। तो 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस डॉट 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 1/√n इज ग्रेटर देन √n। क्या ये ट्रू है? हाँ, देखो, मतलब हाँ या नहीं, मतलब इजी है। रूट 1/√1 ग्रेटर होगा 1/√n से, सही बात है। 1/√2 ग्रेटर होगा 1/√n से, सही बात है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ा दिया, न्यूमरेटर कांस्टेंट रखा है, तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। ऐसे ही 1/√10 ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 1/√10, ठीक है। तो हर जगह अगर 1/√1 1/√2 ये सबको लिख दूं मैं, मतलब 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 से लेकर के 1/√n विल बी ग्रेटर देन 1/√n 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 n टाइम्स। तो n/√n तो √n होता है, तो डायरेक्टली आ गया दिस इज ग्रेटर देन √n। सिंपल। कोई बच्चा कैसे चेक कर सकता था? n की वैल्यू 2 ले लेता, n की वैल्यू 3 ले लेता, n की वैल्यू 4 ले लेता, 2-3 बार चेक करता, सही हो जाता। नेक्स्ट, रूट अंडर n इंटू n प्लस 1 इज लेस देन n प्लस 1। देखो भाई, रूट अंडर n इंटू n प्लस 1 है इधर, एंड इधर है n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का रूट अंडर। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, n अगर 2 या 2 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी होगी, तो उसका रूट इसके रूट से बड़ा होगा। तो हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, दिस इज राइट। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके हेल्प से हम यहाँ थोड़ी ना आ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आते हैं, ठीक है। मतलब जेई का मतलब ये है कि जेई एडवांस। A 2x2 मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज है, ठीक है। ए मैट्रिक्स देखते हैं, ABCD विथ A² इज इक्वल टू I के बराबर। ट्रेस ऑफ A का मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, मतलब ट्री आर A अगर डिफाइन करेंगे तो वो A प्लस D के बराबर आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोला है
a is not equal to I, a is not equal to minus I. This means this is not equal to this और -1 0 0 माइनस, ठीक है। ओके, तो पहले ए स्क्वायर तो कैलकुलेट कर ले। ए स्क्वायर तो आई के बराबर है, ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है तो ए स्क्वायर आएगा कितना, ए बी सी डी, ए बी सी डी दोनों का स्क्वायर किया तो ये आ गया ए स्क्वायर, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू सी प्लस बी सी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ए बी प्लस बी डी, तो बी कॉमन है ए प्लस डी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ए सी डी सी, ए सी डी सी, सी कॉमन है ए प्लस डी, उधर से आ गया बी सी प्लस बी डी, है ना, बी सी एंड डी स्क्वायर, नहीं भाई, हाँ, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे, हमें ए ही पता चल जाएगा पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1, बी सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जीरो का क्या सीन है देख ले, बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी भी जीरो है, एट द सेम टाइम सी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी भी जीरो है। अब मैं देखो स्टेटमेंट 1 में ए नॉट इक्वल टू -1, मतलब भाई सी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये 1 0 0 1 हो गया तो सी एंड बी को जीरो होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट इक्वल टू है ना, एंड नॉट इक्वल टू इवन -1, ये भी नॉट पॉसिबल। दिस मीन्स बी और सी तो जीरो नहीं है और ये प्रोडक्ट जीरो है। दिस मीन्स सीधा क्लियर है कि ए प्लस डी जीरो होने वाला है। ए प्लस डी जीरो होने वाला है तो ट्रेस ऑफ ए प्लस डी जीरो, ट्रेस तो जीरो आ गया। स्टेटमेंट 2 में बोला है ट्रेस जीरो नहीं है, हेंस स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स हो गया। अब स्टेटमेंट 1 ट्रू है क्या, स्टेटमेंट 1 ट्रू है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो ए डी माइनस बी सी, सिंस ए इज इक्वल टू माइनस डी है, ठीक है, तो दिस इज माइनस डी स्क्वायर माइनस बी सी, सो माइनस डी स्क्वायर प्लस बी सी, तो डी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू तो 1 के बराबर, दिस इज -1, डिटर्मिनेंट इज -1, दिस मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समेशन है बाइनोमियल थ्योरम का, इंपॉर्टेंट है, समेशन जानना जरूरी है। इस टाइप के समेशन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें पता है यार, डिफ्रेंसिएशन कर दो या तो नॉर्मल फार्मूला लगा दो। मैं नॉर्मल फार्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, डिफ्रेंसिएशन से नहीं करता हूँ। डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन से मैं नहीं करता हूँ जनरली, मैं नॉर्मली फार्मूला लगा देता हूँ। क्या स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 आ सकता है, ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सब जगह यही चीज़ है, बस x टू द पावर आर है। तो अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो ये 2 टू द पावर n प्लस n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, डेट इज 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2 प्लस n, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। दिस मीन्स अगर ये राइट है तो ये अपने आप राइट हो जाएगा। ओके, दिस मीन्स हमें स्टेटमेंट 2 को ही सॉल्व कर लेना चाहिए स्टेटमेंट 1 से। अच्छा, स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा होगा r इंटू एन सी आर एक्स टू द पावर आर प्लस 1 इंटू एन सी आर एक्स टू द पावर आर। समेसन को मैंने स्प्लिट कर दिया, वो लिमिट लिखो ना लिखो, क्योंकि सारे लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग लिमिट ना भी लिखे तो बार बार चलेगा। एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर इज 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। आर इंटू एन सी आर को क्या लिखा जाता है, एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर, ठीक है। तो एक्स टू द पावर आर माइनस 1 इंटू एक्स, आर इज इक्वल टू 0 टू एन। अभी देखो ये तो एन एक्स बाहर आ गया एंड इधर गया 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो एन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। दिस मीन्स ये ट्रू है।
ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर 2. तो हमने बस ये फॉर्मूला लगाया आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन. ठीक है, इससे हमने सॉल्व कर लिया. एंड अगर तुम फॉलो करते आ रहे हो तो इस टाइप का एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें एस आई एस जे एस के तीन समेशन हमने सॉल्व किया था एक ही क्वेश्चन में. एंड उसमें मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये बाइनोमियल समेशन सॉल्व करते कैसे हैं. चलो लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे. लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का है. फिर से मैंने वही बोला था मैथमेटिकल रीजनिंग जाके कहाँ से पढ़ना है बता दिया है, होम पेज पे जाना और एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस में. पी विद दिस स्टेटमेंट, पी बोला गया है एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर, क्यू बी वाई इज ट्रांसीडेंटल नंबर. आर एक स्टेटमेंट है डेट इज एक्स इज ए रैशनल नंबर. आर है, आर क्या है देख लेते हैं. आर इज नॉट पी. एक्स बोल रहा है इर्रेशनल नंबर, ये बोल रहा है एक्स इर्रेशनल नंबर है और वो बोल रहा है एक्स रैशनल नंबर जिसमें नॉट पी. इफ आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन वाई इज दिस. आर ये है. अब हमें पता है वेन डायग्राम से कि पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है. पी डबल इम्प्लीकेशन इज पी इंटरसेक्शन क्यू या फिर पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट. पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन लेना है पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ. तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू. डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, सेट थ्योरी पूरा लगा रहे, सेट थ्योरी. दिस इज ये. तो अगर मैं आर को निकालने की कोशिश करूं तो आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी वो भी देख लेते हैं. नॉट पी, नॉट ऑफ नॉट पी इज पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू. यूनियन नॉट पी, पी के जगह नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू. तो ये आ गया पी का इंटरसेक्शन नॉट क्यू के साथ, क्यू का इंटरसेक्शन नॉट पी के साथ दोनों. ठीक है, दिस इज आर. अब स्टेटमेंट 1 बोला आर इज इक्वेलेंट टू आइदर क्यू और पी. अब देखो यहीं पे उसने गड़बड़ किया. पहली बात स्टेटमेंट 2 आर इज इक्वेलेंट टू दिस, ये क्या है वो देख लेते हैं पहले. पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, उसके हिसाब से चले तो पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू मतलब नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी के जगह पी ही रहने दिया, इंटरसेक्शन क्यू के जगह नॉट क्यू है. तो ये एग्जैक्टली आर इज इक्विवेलेंट नॉट पी का इंटरसेक्शन. अच्छा इसका नॉट पहले तो हमने ये निकाला ना, ये निकाला तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया. तो इसका नॉट लेना है तो इसका बाहर वाला आ जाएगा, जो बच गया है वो. तो ये स्टेटमेंट 2 तो पूरा का पूरा फॉल्स हो गया. स्टेटमेंट 1 को देखो, स्टेटमेंट 1 भी एक्चुअल में फॉल्स ही है अगर ऐसे सोचा जाए तो, कि उसने बोला आइदर पी और क्यू, दिस मीन्स पी यूनियन क्यू की बात कर रहा है वो तो ऐसे. लेकिन उसने ये बोला आइदर एग्जैक्टली पी और एग्जैक्टली क्यू, एग्जैक्टली पी और एग्जैक्टली क्यू. आइदर एग्जैक्टली पी और एग्जैक्टली क्यू बोलेगा तब जाके ये होगा विच इज सेम एज आर. हेंस तब जाके वो स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा, हेंस तब जाके ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा. तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था और उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 गिवन था. तो यार हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया. ठीक है, तो अगर तुम्हें यहाँ तक तुमने देखा वीडियो एंड तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करो. लाइक करने में पैसा नहीं लगता है. सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल करने में भी पैसा नहीं लगता है. ठीक है, लाइक करोगे तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाएगा एंड जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा तो बहुत ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा, सिर्फ तुम्हारा नहीं सबका बेनिफिट होगा, है ना. तो अल्टीमेटली ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि सबका बेनिफिट हो. चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो. ऑल द बेस्ट.